अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो ईएसटी के जो पास्ट पेपर्स हुए हैं उनमें से एक पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, तो आपसे गुजारिश ये है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि वो जो कंप्लीट पेपर है वो आप सॉल्व कर सकें। इंशाल्लाह उसके साथ साथ जो रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन होगी जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करते जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सेंडेक प्रोजेक्ट इज फेमस फॉर, कि जो सेंडेक प्रोजेक्ट है वो किस वजह से फेमस है। तो ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के जो जखायर हैं उसकी वजह से फेमस है और ये पाकिस्तान में पाया जाता है। और पाकिस्तान में जो चागी का एरिया है, चागी बलूचिस्तान, उस एरिया में ये पाया जाता है। और ये कब डिस्कवर हुए थे, अक्सर अगर ये पूछ लिया जाए तो वो आपने याद रखना है कि 1970 में ये जो हमारे पास कॉपर, सिल्वर और गोल्ड हैं ये डिस्कवर हुए थे। और ये कहाँ पे, ये चागी बलूचिस्तान में इसके जखायर मौजूद हैं। अगला क्वेश्चन है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, कि मुस्लिम लीग बनाने की का मकसद क्या था। तो मुस्लिम लीग बनाने का मकसद था टू सेफ गार्ड द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, के इंडिया के मुसलमान जो हैं उनके राइट्स जो हैं उनको सेफ गार्ड करना और जितने भी उनके इंटरेस्ट हैं उनको उनकी हिफाजत करना, वो मकसद जो था इसका मुस्लिम लीग बनाने का मकसद था। इसके अलावा मुस्लिम लीग से रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं कि मुस्लिम लीग जो है वो कब बनाई गई। तो वो दिसंबर 1906 में बनाई गई मुस्लिम लीग, और ये ढाका में बनाई गई थी। इसके अलावा इसके फाउंडर जो हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि जो नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह थे, नवाब सलीमुल्लाह, वो इसके फाउंडर थे। और इसका जो प्रेसिडेंट था, वो जो पहले प्रेसिडेंट थे वो थे सर आगा खान। सर आगा खान जो है वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। और इसके अलावा कायद आजम के बारे में पूछा जाता है कि कायद आजम ने जो मुस्लिम लीग है वो कब ज्वाइन की थी। तो कायद आजम ने 1913 में मुस्लिम लीग जो है वो ज्वाइन की थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि मुस्लिम लीग कब बनाई गई, मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहाँ पे था, मतलब जो है कहाँ पे बनाई गई। इसके अलावा पहला इजलास कहाँ पे हुआ, तो पहला इजलास जो वो कराची में हुआ था। इसके अलावा इसके जो पहले फाउंडर कौन है, वो नवाब सलीमुल्लाह हैं। इसके जो मुस्लिम लीग पहली बनाई गई उसके पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, सर आगा खान थे। कायद आजम ने कब ज्वाइन की, तो कायद आजम ने 1913 में ज्वाइन की थी। अगला क्वेश्चन ये है द ब्रिटिश एंड स्पेन हैव जॉइंड हैंड्स विद अदर मेजर पावर्स टू सस्पेंड मिलिट्री एक्सपोर्ट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कि बरतानिया और स्पेन ने कौन सी ऐसा मुल्क है जिसकी जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये इसका बी ऑप्शन है तुर्की। तो ये तुर्की की जो मिलिट्री एक्सपोर्ट्स हैं उसको इन्होंने खत्म किया है। अगला है द फोकस ऑफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान स्पीच इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन 2019, के 2019 में जो जनरल असेंबली का सेशन हुआ था यूएन का, वहां पे इमरान खान ने स्पीच की थी। तो उसके की पॉइंट्स क्या थे। तो उसके की पॉइंट क्लाइमेट चेंज भी था, मनी लॉन्ड्रिंग भी था, कश्मीर इशू भी था, और इस्लामिक टेररिज्म जो एक मिथ है उसको भी डिस्कस किया था। तो ये जो इसका ई ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान इज फेमस फॉर इट्स, पाकिस्तान अपनी किस चीज की वजह से मशहूर है। तो पाकिस्तान अपनी हैंडीक्राफ्ट्स की वजह से मशहूर है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट ट्रेन्स वॉलंटियर्स ड्यूरिंग द पीस टाइम्स, कि कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि पीस टाइम्स में अपने वॉलंटियर्स को ट्रेन करता है। तो वो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है कि जब अमन का वक्त होता है तो अपने वॉलंटियर्स को वो ट्रेन करता है। तो लिहाजा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अ पर्सन हु वन हु लव्स हिज कंट्री, कि ऐसा बंदा जो अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है पैट्रियट। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये जो ट्रेटर है ये वो लोग होते हैं जो कि मुल्क के गद्दार होते हैं। तो अगर पूछा जाए कि गद्दार कौन है तो उसको ट्रेटर कहा जाता है। उसके अलावा कॉन्स्पिरेटर किनको कहा जाता है, कॉन्स्पिरेटर वो होते हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जो हैं वो उड़ाते हैं, तो उनको कहा जाता है कॉन्स्पिरेटर। इसी तरह कोलैबोरेटर कौन से होते हैं, जो कि हुकूमत के साथ मिलकर काम करते हैं। तो लिहाजा ये
हमारे पास जो कंट्रीब्यूटर है उसको वो ये होते हैं। तो लेकिन जो क्वेश्चन था वो था कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि मुल्क के साथ जो जो मोहब्बत करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको पैट्रियट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान डे इज अ डैश ओकेजन। तो पाकिस्तान डे कौन सा ऐसा ओकेजन है, तो इसमें ये सोलोमन ओकेजन होता है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है एनर्जी फॉर सेल फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन। के सेल की फंक्शनिंग के लिए एनर्जी कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको सेल की एनर्जी प्रोड्यूस करने का मंबा माना जाता है। तो लिहाजा इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पे एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अगला क्वेश्चन है इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7। अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए तो उस सोल्यूशन को क्या कहा जाता है, तो इस सोल्यूशन को बेसिक सोल्यूशन कहा जाता है। और इसी तरह अगर 7 से वैल्यू जो पीएच की वैल्यू है वो कम हो जाए तो इस सोल्यूशन को एसिडिक सोल्यूशन कहा जाता है। जितने भी एसिड्स होते हैं उनकी पीएच 7 से कम होती है और जितने भी बेस होते हैं उनकी पीएच जो है वो 7 से ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नियोन। जो नियोन है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो वो आपने याद रखना है कि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि इंपेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज क्या है। तो ग्लूकोज का वैसे जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है C6H12O6। तो इसका जो इंपेरिकल फार्मूला है वो हमारे पास बनता है CH2O। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इज अ मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ। ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी है वो किसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, तो वो आइडियल गैस लॉ होता है जो कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मतलब जो लॉ है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी कहता है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड। कोई भी बॉडी जब काम करती है तो इसको क्या कहा जाता है, तो वो उसकी पावर कहलाती है कि ये जो बॉडी है इसके पास इतनी पावर है, इतना काम करने की इसकी पावर है। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। ये जो डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज होता है वो वेलोसिटी कहलाता है। इसी तरह अगर पूछा जाए द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का पूछा जाए तो वो उसका क्या कहलाता है, वो एक्सेलरेशन होता है। लेकिन ये जो इसका ऑप्शन है वो बी ऑप्शन इसका इस सवाल का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये जितनी भी क्वांटिटीज दी गई हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ जो एक्सेलरेशन है ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो लिहाजा जो इसका ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर है कि वर्क एंड डिस्टेंस जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, बल्कि फिर ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटीज हैं दोनों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द सिंबल ऑफ एसआई यूनिट केल्विन इज। कि केल्विन जो है उसका सिंबल क्या है, तो उसको के से डिनोट किया जाता है। इसी तरह जो फ़ारेनहाइट है उसका सिंबल जो है वो एफ है और सेल्सियस का सिंबल जो है वो सी है। अगला क्वेश्चन है इफ इट टेक्स 6 पीपल 6 डेज टू डू अ जॉब। मतलब 6 लोगों को काम करने मुकम्मल करने के लिए 6 दिन लगते हैं। अगर वो कहता है हाउ मेनी डेज वुड इट टेक 2 पीपल, कि 2 लोगों को कितना टाइम लगेगा उसी जॉब को मुकम्मल करने के लिए। तो आपने ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्क कैन बी कंसीडर्ड एज 6 मल्टीप्लाई बाय 6। मतलब जो टोटल हमारे पास है जो टोटल वर्क है वो 6 बंदे काम करते हैं कितने दिन के लिए, तो वो 6 दिन के लिए काम करते हैं, तो 36% पर डे हो गया। इसी तरह अगर हमने 2 बंदों के लिए निकालना हो, 2 पर्सन के लिए निकालना हो 2 पर्सन, तो हम करेंगे जो 36 है इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारे पास आएगा 18। 18 क्या आएगा, हमारे पास 18 डेज आएंगे कि 18 जो 2 बंदे हैं वो 18 दिन में वो काम मुकम्मल करेंगे। तो लिहाजा इसका जो आंसर है डी वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इफ अ बॉल यूजुअली सेल्स फॉर RS 120। कि एक जो गेंद है वो 120 रुपए में बिकती है, इज सोल्ड एट 40% डिस्काउंट, के 40% उसका डिस्काउंट भी है। व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द बॉल, कि उसकी जो गेंद है उसकी सेल प्राइस कितनी होगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि डिस्काउंटेड अमाउंट कितनी है, कि इसमें कितनी अमाउंट उसको डिस्काउंट की जा रही है।
तो ये जो 40% है ये क्या है, डिस्काउंट है, परसेंटेज है। और 120 का हम निकाल लेते हैं 40%, तो हमारे पास वैल्यू आती है, जो 40% निकालें तो वो हमारे पास आती है 48। मतलब जो 48 रुपए हैं, 120 में से 48 रुपए जो है वो डिस्काउंट किया जाता है। तो अगर ये 48 रुपए डिस्काउंट होता है तो हमारे पास जो बाकी वैल्यू है वो क्या होगी, वो उसकी सेल प्राइस होगी। तो बाकी अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो बाकी हमारे पास 72 बचता है। तो लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि ए की वैल्यू दी गई है 4, तो इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो इक्वेशन में हम 4 की वैल्यू पुट करते हैं, तो ए की वैल्यू पुट की 4, तो ये हमारे पास आ गया की पावर 2 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2 इज इक्वल टू, हमने चेक करना है। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 12, 12 की इसका स्क्वायर आ गया। आगे हमारे पास बनता है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इसके बाद 12 का स्क्वायर जो होता है वो 144 हो गया, माइनस 16 तिया कितना हो गया, 48 होता है। तो लिहाजा हमारे पास जो आंसर आएगा वो 96 आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिड्यूस 15 बाय 35 टू लोएस्ट टर्म। तो 15 बाय 35 को हमने लोएस्ट टर्म में रिड्यूस करना है। तो वो इस तरह करेंगे कि ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और नीचे भी 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास 3/7 आएगा। इससे जो लोएस्ट टर्म इसकी नहीं हो सकती, लिहाजा जो इसका सी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द एक्सिस ऑफ अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू। के जो अर्थ है इसके इर्द गिर्द एक इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, और वो कहां से पास करती है, तो वो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ अर्थ से पास करती है। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है विच सिंपल मशीन इज यूज इन बाइसिकल टू ट्रेवल। के जो बाइसिकल है उसमें कौन सी मशीन जो है वो इस्तेमाल की जाती है, तो वो हमें पता है कि व्हील एंड एक्सिस जो है उसकी मशीन इस्तेमाल की जाती है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है इन फॉरेनहाइट स्केल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज। के स्केल फॉरेनहाइट स्केल पे जो वाटर पानी है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है। तो वो आपने याद रखना है कि जो फॉरेनहाइट स्केल है उस पे 212 फॉरेनहाइट होता है, और इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो होता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट। वैसे जो पानी है सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं द चेंज फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड और द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग इज। के लिक्विड है उसको सॉलिड में कन्वर्ट करने को क्या कहा जाता है। तो ये इसको कहा जाता है फ्रीजिंग। मतलब हमारे पास पानी है, पानी को बर्फ बनाने के अमल को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है फ्रीजिंग। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनहेल्दी फूड। कि जितने भी फूड दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा फूड है जो कि अनहेल्दी है। तो इसमें जो चॉकलेट है ये हमारे पास ऐसा फूड है जो कि अनहेल्दी होता है। वेजिटेबल जो है ये भी हेल्दी है, मिल्क भी हेल्दी है, और फ्रूट भी हेल्दी होते हैं। तो अनहेल्दी जो है वो हमारे पास चॉकलेट होता है। अब इसमें हमने स्पेल चेकर जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में बताना है कि वो क्या चीज यूज करते हैं। तो उनके पास एक डिक्शनरी होती है, उस डिक्शनरी में से वो सारे के सारे जो अल्फाज होते हैं उनके स्पेलिंग जो वो चेक करते हैं। तो लिहाजा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे है अनदर नेम ऑफ अ सेल एड्रेस इज। के सेल का जो एड्रेस होता है ये एक्सेल में जो सेल का एड्रेस होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है सेल रेफरेंस। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है टू बी कंप्यूटर लिटरेट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नो। कि अगर आप कंप्यूटर लिटरेट हैं तो आपके लिए क्या चीज जरूरी है, कि आपको पता, क्या चीज जरूरी नहीं है जो आपको पता होनी चाहिए। वो ये है कि हाउ टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर लिटरेट होने के लिए आपको ये पता होना जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम को कैसे बनाया गया है। तो ये कौन लोग करते हैं, ये वो लोग करते हैं जो कि कोडिंग का काम करते हैं। तो लिहाजा कंप्यूटर जो जानता है उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो एक प्रोग्राम को बनाने का भी उसको तरीका आता हो। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दैट रन द कंप्यूटर आर। मतलब जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए होती हैं,
तो वो किस काम के लिए होती हैं? वो प्रोग्राम्स के लिए होती हैं, प्रोग्राम्स चलाने के लिए होती हैं। तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एंटीजन इज अ फॉरेन प्रोटीन और एन एनी अदर मॉलिक्यूल विच सिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ। जो एंटीजन होते हैं वो किस चीज को सिमुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं? तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो म्यूकस, एंटीबायोटिक्स, MHC कॉम्प्लेक्स या इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स। तो जो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स है वो इसका करेक्ट आंसर है, कि मतलब वो इम्यून सिस्टम के लिए जो एंटीजन होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं, इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स के लिए वो इस्तेमाल किए जाते हैं। इम्यून सिस्टम को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर मियोसिस। जो मियोसिस है उसके बाद कितने सेल बनते हैं? तो मियोसिस के बाद 4 सेल बनते हैं। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे फुलफिलमेंट ऑफ वैलिड नीड्स कॉजेज, कि जो वैलिड नीड्स होती हैं, जरूरियात होती हैं, उनकी फुलफिलमेंट जो है वो क्या कॉज करती है? उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से आपको सेटिस्फेक्शन होती है, राहत होती है। मतलब आपकी जो जायज हाजात होती हैं उनकी जब फुलफिलमेंट, मतलब जब वो पूरी होती हैं, तो उससे आपको राहत महसूस होती है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यू आर इन द पार्किंग लॉट ऑफ अ ग्रोसरी स्टोर, कि आप एक ग्रोसरी स्टोर के पार्किंग लॉट में मौजूद हैं। यू नोटिस अ कपल लोडिंग देयर ग्रोसरीज इनटू देयर कार, कि आप नोटिस करते हैं कि एक कपल जो है वो अपनी जो ग्रोसरी है वो कार में रख रहा है। यू सी देम गेटिंग इनटू देयर कार, आप इनको देखते हैं कि वो कार के अंदर दाखिल हो रहे हैं। लीविंग अ बॉटल ऑफ 10 लीटर्स ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन द बॉटम ऑफ द ट्रॉली, के ट्रॉली में उनकी 10 लीटर की एक कुकिंग ऑयल की जो बोतल है वो रह जाती है। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे? तो इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उनमें जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। अप्रोच द कार, आप कार के पास पहुंचेंगे। बिफोर दे पुल अवे, मतलब उनके जाने से पहले। एंड टेल देम, उनको बताएंगे दैट दे लेफ्ट देयर ऑयल इन द ट्रॉली, कि उनकी ट्रॉली में ऑयल जो है वो रह गया है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको देख के आपने सबसे पहले घबराना नहीं होता, आपने उनको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। आपको इंशाल्लाह चीजों की समझ लगेगी और फिर उस हिसाब से जो पूछा जाएगा आपने वो जो आंसर है वो आपने बताना होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन डिपिक्ट्स द कीपिंग ऑफ प्रिंसिपल, कि कीपिंग ऑफ प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है? वो होता है कि डूइंग सच एक्शन विच इज एथिकली नेसेसरी टू डू, मतलब ऐसे काम करना जो कि एथिकली भी जिनका काम करने की जरूरत हो, उनको कहा जाता है कीपिंग ऑफ प्रिंसिपल। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, लॉज ऑफ नेचर आर डिफरेंट फ्रॉम लॉज ऑफ एथिक्स इन विच रिगार्ड्स, कि जो कुदरत के कवानीन होते हैं वो जो इंसानियत के कवानीन हैं या एथिक्स के कवानीन हैं उनसे मुख्तलिफ होते हैं। तो वो किस हिसाब से मुख्तलिफ होते हैं? क्योंकि जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो तब्दील नहीं होते, इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। जो लॉज ऑफ एथिक्स हैं, मतलब जो इंसानियत के कवानीन हैं या फिर एक दूसरे के रवैये के कवानीन हैं वो चेंज हो सकते हैं, लिहाजा ये जो लॉज ऑफ नेचर हैं वो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते, इस वजह से ये दोनों जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन वन बिकेम अ गुड ह्यूमन बीइंग, एक इंसान कैसे अच्छा इंसान बन सकता है? जब वो अल्लाह के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो करता है, बट फॉलोइंग गॉड्स ऑर्डर। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला है, व्हाट इज वंस गुड एथिकल करेक्टर, कि एक इंसान का अच्छा किरदार जो है वो किसको कहा जाता है? वो इसको कहा जाता है टू डू गुड बिकॉज इट्स राइट्स एक्शन, के अच्छा काम करना क्योंकि ये एक अच्छा एक्शन होता है। तो लिहाजा ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, आर रिलीजन रिजेंबल्स इन विच बेसिक पॉइंट, कि जितने भी रिलीजन्स हैं वो किस चीज पे रिजेंबलेंस करते हैं? इसमें वो वननेस ऑफ गॉड जो है उस पे रिजेंबल करते हैं, कि वो हर जो अकीदा है वो यही कहता है कि अल्लाह एक ही है, चाहे इसके मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं लेकिन वो ये मानते हैं कि खुदा एक ही है। तो लिहाजा डी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।
अगला देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सजदा इज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ अ प्रेयर, के नमाज के बाद, नमाज के आखिर में एक सजदा अदा किया जाता है। इफ अ मिस्टेक इज मेड वाइल परफॉर्मिंग अ प्रेयर, कि नमाज के दौरान अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उस सजदे को क्या कहा जाता है? तो इस सजदे को सजदा सहव कहा जाता है, सजदा सहव। तो लिहाजा सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ रिस्पेक्ट इन इस्लाम, के इस्लाम में रिस्पेक्ट का क्या स्टैंडर्ड है? तो इसमें जो स्टैंडर्ड है उसका पीटी इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अगला है द बेस्ट वे ऑफ लिविंग इज, के लिविंग की अच्छा अच्छा जरिया तरीका क्या है? तो उसका अच्छा तरीका है मॉडरेशन, एतदाल के साथ रहना, एतदाल के साथ रहने उसको एक अच्छा तरीका समझा जाता है। तो लिहाजा डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है व्हाट इज कॉल्ड दैट प्लेस वेयर हजरत इब्राहिम स्टूड व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द काबा, कि जब खाना काबा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना रहे थे तो वो जिस पत्थर पे खड़े थे उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मकाम इब्राहिम। तो लिहाजा ए ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अगला है एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी डिके हो जाएंगी, डिकेज। आगे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है हमारे पास, इसमें जो ये है कम्स टू एन एंड एंड डाइज इनएविटेबली, कि वो एक तो खत्म हो जाएगी और आखिरकार वो खत्म होगी और उसके बाद उसके लिए मौत जो है वो लाजमी है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इट इज डैश, इट इज इजियर टू वॉक देन टू रन। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इट इज इजियर टू वॉक देन टू रन। अगला है ओल्ड हैबिट्स डाई, कि जो पुरानी आदत होती हैं वो खत्म होती हैं, कब कैसे? वो बड़ी मुश्किल से खत्म होती हैं। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड, तो हार्ड यहाँ पे आएगा। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है द गर्ल बॉट अ ब्यूटीफुल डॉल फ्रॉम द शॉप। अब इसमें जो वर्ड ब्यूटीफुल है वो क्या चीज है? वो उसकी एडजेक्टिव है, खसूसियत शो कर रहा है। किसकी खसूसियत? जो डॉल है, गुड़िया है, उसकी खसूसियत को ये शो कर रहा है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फास्ट हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब, कि इन जो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि जहाँ पे फास्ट यूज हुआ है और एज एन एडवर्ब यूज हुआ है? तो इसमें हम देखते हैं शी कैन रन वेरी फास्ट, तो यहाँ पे एज ए एडवर्ब यूज हुआ है कि जो फास्ट है ये इस वेरी को ये जो वर्ब है उसको ये मजीद उस पर इम्प्लीफाई, मतलब उस पर जोर दे रहा है। तो इसलिए ये एक ऑप्शन हो सकता है। आगे हम देखते हैं द फास्ट कार, ये बिल्कुल गलत है, ये हो ही नहीं सकता। आगे ही हैज अ फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पे ये एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। तो लिहाजा जो ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है कि शी कैन रन वेरी फास्ट। आगे है a dash is a word that expresses a strong emotion such as emotion of joy, sorrow, excitement, wonder, surprise, pain, sadness या happiness, कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करता है? तो वो इंटरजेक्शन जो होते हैं वो शो करते हैं कोई किसी भी इमोशन को, जैसे कि अक्सर होता है a loss, जो कि किसके लिए यूज होता है? सैडनेस के लिए यूज होता है। इसी तरह हुर्रा जो है, हुर्रा ये यूज होता है किसके लिए? हैप्पीनेस के लिए। तो इन सारे इस तरह के जो होते हैं, जैसे ओह, ओ जो है ये किसके लिए यूज होता है? ये मतलब ये भी एक इमोशन को शो करने के लिए यूज होता है। तो इमोशन को शो करने के लिए जो चीज यूज होती है उसको कहा जाता है इंटरजेक्शन। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे है इन अ लेटर द राइटर्स एड्रेस डिटेल्स आर रिटन इन द सेपरेट लाइन, लेटर में जो राइटर की एड्रेस की डिटेल होती है वो एक सेपरेट लाइन में लिखी जाती है। द लाइन्स एंड विद आ, कि ये जो लाइन्स हैं वो किसके साथ खत्म होती हैं? कि जो एड्रेस है वो आपने याद रखना है कि लेटर में जो एड्रेस लिखा जाता है वो हमेशा कोमा के साथ खत्म होता है। तो एक तो कोमा हो गया, एंड द लास्ट लाइन एंड्स विद द, और जो आखिरी लाइन है वो किसके साथ खत्म होती है? वो फुल स्टॉप के साथ खत्म होती है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द सल्यूटेशन ऑफ अ लेटर टू यंगर रिलेटिव इंक्लूड्स, कि अगर आप छोटे भाई के लिए खत लिख रहे हैं तो उनके उनमें आप क्या चीज लिखेंगे? उसमें आप द एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर नेम, जो उनका नाम है उसका जो जरूरी हिस्सा है वो आप शामिल करेंगे। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला है द लेटर बिटवीन रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर कॉल्ड, कि जो दोस्तों और रिश्तेदारों के दरमियान जो खतो किताबत होती है उनको क्या कहा जाता है, उनको पर्सनल लेटर्स कहा जाता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे है डिस्क्रिप्टिव एसे, कि एक डिस्क्रिप्टिव एसे जो है वो क्या चीज होती है, वो एक्सप्लेन करती है एंड डिफाइन अ टॉपिक, उसमें एक टॉपिक डिफाइन होता है यूजिंग फैक्ट्स स्टेटिस्टिक्स एंड एग्जांपल्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट पैराग्राफ इन अ फॉर्मल एसे इज इट्स, कि जो पहला पैराग्राफ होता है एक एसे में वो क्या कहलाता है, वो एक इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद आगे बॉडी और फिर एंड पे कंक्लूजन होता है। ये हमने पिछली वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि एसे के जो हमारे पास तरतीब होती है वो क्या होती है। सबसे पहले जो होती है वो इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन के बाद कुछ एविडेंसेस पेश की जाती हैं, मतलब दलाइल दिए जाते हैं, और फिर दलाइल पे उन पे बहस की जाती है, मतलब उसकी पूरी बॉडी होती है, और एंड पे उसका कंक्लूजन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है द लोकेशन एंड द टाइम इन विच अ स्टोरी टेक्स प्लेस इन द डैश ऑफ अ स्टोरी। तो मतलब इसमें जो हमारे पास फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमारे पास सेटिंग आएगा द लोकेशन एंड टाइम इन विच अ स्टोरी टेक्स प्लेस इन द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी। मतलब जो लोकेशन है और टाइम है वो स्टोरी के उसको सेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आगे द सेंट्रल कैरेक्टर और लीडिंग फिगर इन द स्टोरी इज कॉल्ड, कि जो स्टोरी है उसमें जो सेंट्रल फिगर होता है, जो लीडिंग फिगर होता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास होता है प्रोटैगनिस्ट जो है वो उसको कहा जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फोर्थ कलमा, चौथे कलमे का क्या नाम है। तो चौथे कलमे का नाम है कलमा तौहीद। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला है व्हाट वाज द सिग्निफिकेंट इवेंट ऑफ 27th रजब ऑफ द 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड, कि नबी पाक सल्लम के 10वें साल नबूवत के 10वें साल में 27 रजब को क्या हुआ था। तो 27 रजब को नबी पाक सल्लम को मेराज हुई थी, जिसको वाक़या मेराज भी कहा जाता है। तो लिहाजा जो इसका ऑप्शन है सी वो इसका करेक्ट आंसर है। तो ये तो थे एक पास्ट पेपर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक आपने लाजमी कर देना है। इसके साथ साथ ये वीडियो जो है आपने अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेनी है, ताकि कल का जो पेपर है उस पेपर में इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है और इसमें जितनी भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन शेयर की गई है उसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो उसका क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो लिहाजा कोशिश ये करेंगे कि इससे आगे एक और पेपर की वीडियो आपके साथ शेयर कर लें आज रात तक, और ताकि आप उससे आपकी जितनी तैयारी हो सके वो आप कर सकें। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है और मुझे अपनी दुआ में लाजमी याद रखना है। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।